हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 22 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे साथ रोज़ रात में करंट अफेयर्स देखने के लिए, रोज़ रात में करंट अफेयर्स में अपलोड करता हूँ 12 बजे। तो आप करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कई लोग टारगेट ऑडियंस पूछते हैं कि ये किसके लिए है, कौन से कंपटीशन के लिए है। तो मैंने इस तरीके से करंट अफेयर्स को मैं डिजाइन करता हूं कि आपके यूपीएससी से लेकर एक बेसिक जो वनडे एग्जाम होते हैं उन तक जो है ये पूरा कवर कर देगा। क्योंकि मैं इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि आपको थोड़ा बहुत डिटेल में भी नॉलेज हो जाए और आपको पूरी घटना भी समझ में आए, और साथ ही साथ आपको जो है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिल जाए। ओके, तो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाते हैं हम। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए 21 फरवरी का दिन फिक्स किया था। और हर साल जो है सन 2000 से हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। इसका जो उद्देश्य है वो ये है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषिता को बढ़ावा देना। कई ऐसी हमारी लैंग्वेज हैं, हमारे देश की कई लैंग्वेज हैं, या फिर पूरी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी लैंग्वेज जो है कुछ उनके देशों की कुछ ऐसी लैंग्वेजें हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं। तो ऐसी भाषाओं के संरक्षण के लिए बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। तो ये 19वां मातृभाषा दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसकी थीम है विकास, शांति और संधि में देशज भाषाओं के मायने, यानी कि इंडिजीनियस लैंग्वेजेस मैटर फॉर डेवलपमेंट, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन। तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या थी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पूछी जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ हुई है। तो हाल ही में फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो हुई है नेपाल में, यानी कि सी वाला यहाँ इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई है नेपाल में। तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो जरूर याद रखिएगा। 19 फरवरी से ये शुरू हो चुका है और 21 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो फेस्टिवल है इसका मकसद है नेपाल की नई पीढ़ी को भारत और हिमालयी देश मान्यताओं के बारे में जानकारी देना। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। भारत से बहुत से टूरिस्ट हैं जो कि इस फेस्टिवल में भाग लेते हैं। नेपाल के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की जो भाषा है वो है नेपाली। नेपाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है, और मैथिली जो है यहाँ की राष्ट्रभाषा है। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो रुपया, नेपाली रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। तो ये चीज़ भी ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, बिल्कुल हमारे देश के कई राज्यों से जो है इसकी सीमा स्पर्श करती है, जिसमें से एक हो गया उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, और साथ ही साथ ये स्पर्श करती है सिक्किम को। ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कि 21 फरवरी से चौथा भारत आसियान एक्सपो समिट का आयोजन कहाँ किया गया। भारत आसियान एक्सपो समिट का आयोजन कहाँ किया गया, चौथा जो भारत आसियान एक्सपो समिट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नई दिल्ली में। 21 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई है और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और 21 फरवरी से 23 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। ये जो आयोजन है इसमें जो आसियान देश हैं और भारत है, उसके मतलब जो है कारोबार और निवेश से संबंधित ये एक्सपो है। तो बेसिक निश्चित तौर पे इसमें भारत और आसियान देशों के बीच जो व्यापार होता है उससे बढ़ावा मिलेगा इस समिट के माध्यम से। आसियान देशों में, यानी कि दक्षिण पूर्वीय देशों का एक परिसंघ है ये आसियान, और इसमें वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, और इसके अलावा यहाँ पर से मैंने इंडोनेशिया, कंबोडिया और बुर्नोई इसमें ये शामिल हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए आपको। तो यही जो देश हैं ये इसमें शामिल हो रहे हैं, और भारत के साथ साथ जो भी आसियान देश हैं उनके बीच में कारोबार और निवेश संबंधित ये एक्सपो है, जिसका आयोजन किया जा रहा है 21 फरवरी से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा न्याय बंधु नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा न्याय बंधु नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कि जो एप्लीकेशन है इसकी मदद से जो हमारा राष्ट्रीय न्याय विभाग है और साथ ही साथ जो राज्यों के न्याय विभाग हैं इनके 73,000 पैरालीगल वॉलंटियर जो कि ऐसे दुर्गम इलाकों में जा जाके ये वॉलंटियर काम करते हैं जहाँ पर कि न्याय व्यवस्था का कोई जो है साधन नहीं है। ठीक है, तो उन जगहों पर ये लोग काम करते हैं, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होने वाला है। जो लोग ऐसे दुर्गम इलाकों में जा जाके लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाते हैं जहाँ पर कि कानून व्यवस्था से संबंधित जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएँ लोगों के पास नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ से याद रख सकते हैं हम लोग। इसकी शुरुआत किसने की? न्याय बंधु एप्लीकेशन, इसका नाम याद रखिएगा। और साथ ही साथ न्याय बंधु एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का शुरुआत की है और ये आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और इन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया है, डिजिटल बोर्ड, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को। ये जो योजना है इसका उद्देश्य स्कूलों में डिजिटल शिक्षा प्रदान करना है, तो इसी के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। देश भर के जो स्कूल हैं वहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से छात्रों को शिक्षित किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 20 फरवरी को किस राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। सही आंसर है त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी वाला। त्रिपुरा में 20 फरवरी को त्रिपुरा का पहला मेगा फूड पार्क का जो है शुरुआत की गई है। त्रिपुरा के अगरतला में ये फूड पार्क स्थित है। इसका उद्घाटन केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया। ओके, और अपनी तरह का जो हमारे देश में अभी आपको पता होगा कि लगातार फूड पार्क जो है स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये अपनी तरह का 18वां फूड पार्क है हमारे देश का, तो ये चीज़ भी ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा त्रिपुरा के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जिले हैं यहाँ पर 8 और गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। जनसंख्या घनत्व है त्रिपुरा की 350। राज्यपाल हैं कैप्टन सिंह सोलंकी। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सीटों की, तो विधानसभा के लिए 60 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 2 सीटें और राज्यसभा के लिए 1 सीट है त्रिपुरा से। अगर हम इस मैप में देखेंगे तो हमें दिख रहा है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श कर रही है हमें ये भी दिख रहा होगा। यहाँ पर से अगर हम देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है मिजोरम और साथ ही साथ हमें दिख रहा है असम। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो भी यहाँ पर आपको दिख रही है, जिसका नाम है अगरतला। ठीक है, तो अगरतला में ही इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश कौन बन गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि सऊदी अरब। एक कल का क्वेश्चन छूट गया था हमारा, 73वां देश बन गया है सऊदी अरब, जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। जो समझौता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में जो है जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भारत यात्रा पे आए और भारत यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच में बैठक हुई और उसके बाद जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार से सऊदी अरब इसमें शामिल होने वाला 73वां देश बन गया है। अर्जेंटीना ने भी हस्ताक्षर किए थे, मैंने आपको बताया था, तो अर्जेंटीना ने हस्ताक्षर किए थे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पे, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला वो 72वां देश बन गया था। ठीक है, और अर्जेंटीना के बाद अब 73वां देश बना है सऊदी अरब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में किस राज्य में मेंढक की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि केरल में। केरल में मेंढक की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है, यह हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में भी एक प्रजाति खोजी गई है, उसके बारे में मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिया। अगर मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज डिटेल में कोई पूरा जानकारी आ जाती है तो मैं आपके साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल मैं एक केरल वाला देखिए, केरल में एक नई प्रजाति खोजी गई है और जो शोधकर्ता हैं उनका कहना है कि ये माइक्रोहाइलिडिड परिवार का मेंढक है और उसी की जो है एक नई प्रजाति है। ये मेंढक की ये जो प्रजाति है ये दक्षिण पश्चिम घाट में सड़क के किनारे एक पोखर में मिली, जो कि अस्थायी पोखर था, तो उसमें जो है ये मेंढक की प्रजाति मिली है। याद रखिएगा कि ये जो मेंढक की प्रजाति है ये लगभग 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया के भारत वर्मा और सुंडालैंड के वैश्विक जैव विविधता क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो अब इसको जो है पाया गया है अस्थायी पोखर में, जो कि स्थित था केरल में।
और ये कौन से जो है परिवार की है, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो हाइलिडी परिवार की है ये, और ये पाई गई है केरल में, ठीक है, दुर्लभ प्रजाति है ये। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसे हाल ही में पे यू इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि अनिर्बान मुखर्जी को पे यू इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही है अनिर्बान मुखर्जी, और इन्हीं को नियुक्त किया गया है पे यू इंडिया का सीईओ। इससे पहले ये रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन के सह सीईओ थे, यानी कि को सीईओ थे, ठीक है। तो अब इनको नियुक्त किया गया है पे यू इंडिया का सीईओ। पे यू इंडिया आपने अगर ऑनलाइन बुकिंग की होगी तो आप लोग टिकट वगैरह जो है कई जो पोर्टल हैं उनसे पे यू के माध्यम से ही जो है ऑनलाइन पेमेंट होता है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में किस देश के 150 छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका के 150 छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी गई है। जो श्रीलंका के शिक्षा मंत्री हैं अकीला विराज करियावासम, और श्रीलंका में भारत के जो उच्चायुक्त हैं तरनजीत सिंह संधू, इन्होंने कोलंबियो में छात्रों को छात्रवृत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज सौंपे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में वैसे भी संबंध काफ़ी मजबूत हैं, तो उसी की दिशा में एक ये सराहनीय कदम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में आईसीसी ने यूएई के कोच इरफान अंसारी को भ्रष्टाचार के कारण कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 10 वर्ष के लिए। आईसीसी ने 10 वर्ष के लिए इरफान अंसारी को प्रतिबंधित कर दिया है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। 2017 में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद से इन्होंने भ्रष्ट संपर्क किया था, जिसके कारण कि इनको दोषी पाया गया है आईसीसी की तरफ से। जो सरफराज अहमद हैं उन्होंने आईसीसी में ये शिकायत की थी कि अक्टूबर 2017 में यूएई में श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें इन्होंने, यानी कि इरफान अंसारी ने सरफराज अहमद से संपर्क किया था और अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, जिसके कारण जो है कुछ ऐसी जानकारियां ये जानना चाहते थे जिसकी ज़रूरत इनको नहीं थी। एक तरीके से ये टीम की कुछ पर्सनल जानकारी लीक करना चाहते थे, जिसके कारण कि इनको दोषी पाया गया है और 10 वर्ष के लिए इनको क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जिनके क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाए लेकिन आपको इनके बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। भारत में जो तेजस हमारा जो एयरक्राफ्ट है, इसको अब जो है भारतीय वायुसेना ने सहमति दे दी है, स्वीकृति प्रदान कर दी है कि अब ये जो भी हमारे जो रक्षा संबंधित जितने भी ऑपरेशन होंगे उसमें ये शामिल हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर से क्वेश्चन बन के आता है कि हाल ही में किस एयरक्राफ्ट को रक्षा ऑपरेशनों में शामिल होने की जो है सहमति प्रदान हो चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि तेजस को पूरी तरीके से जो है इसको हमारे देश में ही विकसित किया गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, भारत में अभी हाल ही में जो है वैज्ञानिकों को धरती के नीचे पर्वत श्रृंखला मिली है, और ये जो पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। 660 किलोमीटर जो है लगभग क्षेत्र में ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, उड़ीसा में कालिया छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कर दी गई है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका था जब इसकी घोषणा की गई थी, तो अब जो है इसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इसकी शुरुआत कर दी है। तो याद रखिएगा, जब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कालिया छात्रवृत्ति योजना का संबंध कौन से राज्य से है, तो उड़ीसा राज्य से है। इस योजना के माध्यम से जो भी किसान हैं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब हम बात करेंगे कल के कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस देश के द्वारा फरवरी 2019 में अपना पहला चंद्र अभियान लॉन्च करने की घोषणा की गई है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि इजराइल ने फरवरी 2019 में अपना पहला चंद्र अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि रुचिरा कंबोज को 11 फरवरी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि भूटान में रुचिरा कंबोज को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है 11 फरवरी को। अब आपके लिए आज कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में क्राइंग स्नेक नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। जो भी आपको सही लगे कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में निम्न में से किसे कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, आपको ये बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।